कैंसर दिल छू लेने वाली कहानी। हॉस्पिटल के बेड पर कीमो के बाद आंसुओं के उमड़ते सैलाब को रोकने की असफल कोशिश करती मैं। सुमन, तुम्हारी माँ। शायद मैं अपने दोनों बच्चों से ना मिल पाऊं, पर अपने दिल की आवाज़, अपनी भावनाएं, एहसास और मजबूरियां मैं कलमबद्ध कर रही हूँ, जो तुम्हें मेरे मरने के बाद पढ़ने को मिले। और तब मेरी भटकती आत्मा को, जो बिना किसी अपराध के अपराध बोध से ग्रस्त है, मुक्ति मिल जाए। पहले मैं अपने बेटे अर्जुन से कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, तुम 5 साल के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए गए हो। तुम चाहते तो बीच बीच में इंडिया आ सकते थे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त अयान साल में एक बार आता है, तुम्हारे साथ ही तो गया है। खैर, तुम्हें मुझसे शिकायत है कि मैंने तुम्हें बहुत छोटी उम्र में हॉस्टल में डाल दिया था, और ये शिकायत शायद अब नफरत का रूप ले लिया है, ऐसा मुझे लगता है। बेटा अर्जुन, मैं शादी के बाद जब ससुराल आई तो मायके से बिल्कुल उल्टा माहौल था। तुम्हारे दादाजी रेलवे के ठेकेदार थे, तुम्हारे पापा कुछ नहीं करते थे, दादा और दादी बेहद दबंग किस्म के थे। हमारी शादी भी झूठ बोलकर धोखे से हुई थी। स्कूल कॉलेज में डिबेट में हमेशा ट्रॉफी जीतने वाली सुमन शादी के बाद आंसुओं को अपना नसीब और साथी बना चुकी थी। घर में हमेशा लोगों का आना जाना, पीना पिलाना चलता रहता। मैं रसोई में फरमाइश के अनुसार दिन रात जुटी रहती। तुम्हारी दादी झूले पर बैठी मेरी कमी निकालती या मेरे मायके वालों की बुराई करती रहती। तुम्हारे पापा भी दादाजी के पैसे को अपनी कमाई का पैसा समझने की गलतफहमी पाल रखे थे। अपने माता पिता के इस एहसान तले वो दबे हुए थे। तुम्हारा जन्म हुआ, पार्टी हुई, शराब का दौर देर रात तक चला। तुम्हारे दोनों मामा आए थे जो मुझसे छोटे थे, उन्हें ये माहौल बिल्कुल भी नहीं भाया। मेरा भाई विवेक इसी महीने बैंक में नौकरी ज्वाइन किया था, और छोटा भाई अभिषेक इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। पति में स्वाभिमान हो, खुददार हो, और सबसे बड़ी बात, अपने पैरों पर खड़ा हो, तभी अपनी पत्नी के लिए कोई स्टैंड ले सकता है। सच ही कहा गया है कि पराधीन सुख सपने नहीं। और तुम्हारे पापा तो बेशाकी यानी अपने पिता के सहारे थे। तुम 3 साल के हो गए थे, मैंने एडमिशन के लिए तुम्हारे पापा से बात की। उन्होंने कहा पापा जी से बात करूँगा। बहुत कोशिश के बाद 5वें साल में तुम्हारा एडमिशन हुआ। थोड़ी देर के लिए पढ़ाने बैठती, तुम्हारे दादाजी गाड़ी से घूमने जाने का प्रलोभन देकर तो कभी टीवी के नाम पर तुम्हें बुला लेते। एक दिन किसी ने अध जले सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया था ड्राइंग रूम में, जिसे तुम उठाकर पी रहे थे, और तुम्हारे दादाजी ताली बजाकर हंस रहे थे। तुम्हारे पापा भी वहीं खड़े थे। मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम्हारे दादाजी चिल्लाने लगे, अपनी पत्नी को समझा दो वरना। और तुम्हारे पापा मेरे बाल पकड़कर बोले, औकात में रहो। आंसू बहाने के अलावा मैं क्या कर सकती थी? तुम गाली देना भी सीख गए थे, जिद्दी और बदतमीज होते जा रहे थे। मैं मजबूर थी, मैं फिर से माँ बनने वाली थी। खून की कमी थी, डॉक्टर ने सख्ती से कहा बेड रेस्ट जरूरी है। 2-3 बार चक्कर खाकर गिर गई थी। तुम्हारी दादी ने अबॉर्शन करवाने की कोशिश की, पर 4 महीने हो चुके थे। पैसे के प्रलोभन के बाद भी डॉक्टर तैयार नहीं हुई। मुझे मायके पहुंचा दिया गया, क्योंकि ना मैं तुम्हारे पापा के लिए किसी काम की थी, ना ही रसोई संभालने के लायक। तुमको लेकर मैं मायके आ गई। अभिषेक और विवेक ने जब तेरी हरकतें देखी तो मुझसे सवाल किया। मजबूरन अब तक छुपाया हुआ सच मुझे बताना ही पड़ा। घर वालों ने सर पीट लिया। अभिषेक और विवेक दोनों तुम्हें हॉस्टल में डालने पर अड़ गए। तुम्हारे दादाजी ने एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बहुत पैसा लगाया था, और जी जान से लगे रहे।
इसमें बहुत मुनाफा होने वाला था। वो किसी दूसरे को मिल गया। उन्हें इतना सदमा लगा कि बीपी हाई हो गया और ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस का अटैक आया। 3 महीने गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट रहे। पैसा पानी की तरह बह रहा था, पर कोई फायदा नहीं था। तुम्हारे भविष्य के लिए ये हादसा सही समय पर हुआ। तुम्हारा एडमिशन तुम्हारे दोनों मामा अथक प्रयास से अच्छे स्कूल में करवा दिए और तुम हॉस्टल चले गए। इतने छोटे से बच्चे को हॉस्टल भेजना मेरे लिए कितनी बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। मेरी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती। तुम्हारे लिए किस दिन और किस रात मैंने आंसू नहीं बहाया होगा। जब तुम पिता बनोगे तब तुम्हें एहसास होगा कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करना कितना मुश्किल होता है। पर तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने ये भी किया। फिर अनन्या का जन्म हुआ। दोनों भाई जब भी मुझे रोते देखते मुझे समझाते, अर्जुन का भविष्य देखो, अपने आंसुओं को मत बहने दो। 4 महीने की अनन्या को लेकर मैं ससुराल आ गई। तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सभी तुम्हारे दादाजी में लगे थे। उन्हें हॉस्पिटल से घर लाया गया था। घर में ही एक नर्स को रखा गया था। फिजियोथेरेपी कराने की व्यवस्था की गई, पर 1 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे कर्ज उन पर थे। चुकाते चुकाते घर भी बिक गया। किराए के छोटे से घर में मैं, तुम्हारी दादी, पापा और अनन्या आ गए। गांव की जमीन बेचकर जो पैसे मिले उससे घर चल रहा था। तुम्हारे पापा आज तक जिस बैसाखी के सहारे चलते थे वो अब नहीं रही। मैं घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दोनों भाई हर महीने पैसे देते थे। तुम्हारा पूरा खर्च वही दे रहे थे। फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी और घर पर ट्यूशन भी करती। इतने के बाद भी माँ बेटे का व्यवहार मेरे लिए वही था। परिस्थितियाँ मुझ जैसी मुखर लड़की को दब्बू बना दी थी। तुम छुट्टियों में ज्यादातर नानी के घर आते। जाते समय अभिषेक या विवेक 1-2 दिन के लिए लाते, पर तुम मुझसे खिंचे खिंचे रहते। मैं तुम्हें कलेजे से लगाना चाहती थी, पर तुम, और अनन्या की शिकायत है मुझसे कि मैंने उसे पैसे बचाने के लिए बाहर नहीं भेजा। समय गुजरता गया। तुम मास्टर डिग्री के बाद अपनी योग्यता के बल पर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए चले गए। अनन्या भी सीए की पढ़ाई दिल्ली से कर रही है। छुट्टियों में अक्सर घर आने की बजाय कहीं कहीं घूमने चली जाती है फ्रेंड्स के साथ। जब घर आती है तो मैं जी जान लगा देती हूँ उसे खुश करने के लिए। उसकी पसंद का खाना नाश्ता यूट्यूब से देखकर आने के पहले सीखती हूँ। खुलकर बना के ले जाती हूँ, पर ऐसा मुंह बनाती है जैसे जहर खा लिया हो। उसकी सहेलियाँ कितनी तारीफ करती हैं, आंटी आपके हाथों में गजब का स्वाद है। पर भूख जाई, आंखों में आंसू लिए लौट आती हूँ। कहने में झिझक हो रही है, पर आज सब कुछ बता दूंगी तुझे। तुम्हारे जन्म के बाद से ही मुझे 15-15 दिन रक्तस्राव होता था। तुम्हारे पापा से कहा तो बोले ये आम बात है, सभी औरतों को होता है। अनन्या के जन्म के बाद मायके में भी थी तो लेडी डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कुछ परहेज बताया, रेस्ट, पौष्टिक भोजन, टेंशन नहीं लेना, और बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 3 महीने पति से दूरी। ससुराल में इसमें से कुछ भी संभव नहीं था। लापरवाही, तनाव और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए शिकायत मुझे तोड़ने के लिए काफ़ी था। काश कि तुम मेरे आंसू देख पाते अर्जुन, मेरी मजबूरी समझ पाते। कहते हैं बेटियां माँ के दुख दर्द को समझती हैं, पर अनन्या तुम, तबीयत खराब होने पर भी तुमने कभी 1 कप चाय, 1 गिलास पानी मुझे प्यार से दे देती तो मैं निहाल हो जाती। तुम कहती दादी ठीक ही कहती थी, जब से ब्याह के आई हैं
महारानी बीमार ही रहती हैं। नखरे इसके मैं और मेरा बेटा दोनों समझते हैं। अब तो मुझे भी समझ आ रहा है। अभिषेक राखी में आकर मुझे ले गया। बच्चे यहाँ हैं नहीं, चलो। मुझे 1 महीने से फिर से रक्तस्राव हो रहा था। पेड़ों में दर्द था और वजन भी तेजी से कम हो रहा था। अभिषेक, उसकी पत्नी और मैं डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कुछ टेस्ट बताए। रिपोर्ट्स मुंबई से आएंगी, टाइम लगेगा। और रिपोर्ट्स में गर्भाशय कैंसर निकला। 3रा स्टेज था। डॉक्टर समझाते, आप अपना आत्मविश्वास और जीने की चाह को जिंदा रखिए, आप ठीक हो जाएंगी। पर सिनेमा और असली जिंदगी में यही फर्क है। सिनेमा में अंत में सब ठीक हो जाता है, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। दोनों भाइयों को मैंने कसम दे रखी है, अनन्या और अर्जुन को कुछ नहीं बताए, और तुम्हारे पापा को भी। अब तुम्हारे पापा भी अपनी गलती महसूस कर रहे हैं, मेरा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, पर मैं उनसे मन से, दिल से इतनी दूर जा चुकी हूँ कि वापस लौट कर आना असंभव है। एक गाना है जो हमारे रिश्ते पर फिट बैठता है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। आंसुओं के सैलाब से शब्द धुंधले हो रहे हैं। अभिषेक और विवेक पूरी कोशिश कर रहे हैं, इलाज, पूजा पाठ, सब कुछ की मैं ठीक हो जाऊं, पर मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। डॉक्टर राउंड पर आने वाले हैं। मैं अपने आंसू पोंछ रही हूँ, मेरी मजबूरियाँ जानकर। शायद तुम मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारी माँ सुमन, जिसकी ममता के मूक गवाह सिर्फ आंसू ही रहे हैं, जो बेजुबान है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।